इसलिए कि विपक्ष के लोग भी उनको मिलके आए थे, बधाई दे के आए थे, इसलिए विपक्ष ने उठा रहा है ये विषय? आम लोग नहीं, ऐसा नहीं है। हमको जहाँ तक हमारी नॉलेज में ये बात आई कि एक व्यक्ति दिल्ली से आते हैं और दिल्ली से आके सचिवालय में कई उच्च अधिकारियों से वहाँ पे मिलते हैं, कई वहाँ पे जो हमारे कई नेता है भाजपा के, उनसे सचिवालय में मिलते हैं और उसके बाद वो डीजीपी से मिले। तो निश्चित तौर से इस पे जो प्रोटोकॉल एक आम आदमी के लिए फॉलो किया जाता है वो इस मुद्दे में भी फॉलो किया जाना चाहिए था, क्योंकि ये केवल एक व्यक्ति की बात नहीं है मगर उन्होंने पूरे के पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसे इंडेंजर किया। और निश्चित तौर से इसमें जिस तरीके से पारदर्शिता से कार्य होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और भविष्य में ऐसा ना हो ये सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। क्या जो रिस्पॉन्सिबल उन पे एक्शन निश्चित तौर से जो सरकार पूरी क्वारंटाइन हो सकती थी अगर डीजीपी निश्चित तौर से अगर कहीं भगवान ऐसा होता कि डीजीपी पॉजिटिव हो जाते तो निश्चित तौर से ये बहुत एक चिंता का विषय हम सब के लिए बन जाता। जिनसे वो मिले, चाहे वो राज्यपाल से मिले, मुख्यमंत्री जी से मिले, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी से मिले, तो कितने लोगों को जो है वो इंडेंजर वो चीज़ हो सकती थी। तो इस चीज़ पे हमें बड़े गंभीरता पूर्वक देखने की आवश्यकता है। और जैसा मैंने कहा कि जो प्रोटोकॉल एक आम आदमी के लिए है, अगर कोई आम आदमी आ रहा है हिमाचल के अंदर किसी रेड डिस्ट्रिक्ट से आ रहा है तो 14 दिन का जो है क्वारंटीन है, तो ऐसा व्यक्ति जो स्पेशल परमिशन के साथ आ रहा है उसको भी वही कानून, वही जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंतर्गत उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और उनके खिलाफ उनके लिए भी वही मेडिकल प्रोसीजर्स जो है वो अप्लाई होने चाहिए। पिछले दिनों शिक्षा पब्लिक डोमेन में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत से लोग हमको इस बारे में कहते हैं और मैं शिक्षा मंत्री जी को ये बात कहना चाहूँगा कि उन्हीं की सरकार द्वारा या शायद हमारी सरकार द्वारा केंद्र में विसल ब्लोअर्स एक्ट लाया गया। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, जो घोटाले हो रहे हैं उसके बारे में सरकार को सूचित करना चाहते हैं मगर किन्हीं कारणों से अपना नाम वो इसमें नहीं लाना चाहते। तो ऐसा कहना मुख्यमंत्री जी द्वारा कि हमको कोई गुमनाम चिट्ठी आ रही है तो हम उसको इंक्वायर नहीं करेंगे, मैं समझता हूं कि ये एक सही अप्रोच नहीं है। वो उसकी गंभीरता पे सरकार उनके पास है, पुलिस महकमा उनके पास है, विजिलेंस उनके पास है, उसकी किसी भी कंप्लेंट की गंभीरता को देखते हुए उस पर कार्रवाई करना उनकी जिम्मेवारी है, विपक्ष की जिम्मेवारी नहीं है। विपक्ष के पास पुलिस का महकमा नहीं है। विपक्ष केवल जो मुद्दे सरकार जो लोगों के बीच में है उसको उठा सकता है, उसको सरकार के समक्ष रख सकता है, मगर उसमें इन्वेस्टिगेशन करना ये सरकार का दायित्व है और सरकार इसमें पिछले समय में विफल हुई है। अगर जो ये हेल्थ में जो घोटाला हुआ, अगर ये वायरल ऑडियो नहीं होता, अगर ये सब लोगों के फोन में नहीं आया होता, मीडिया इसको प्रोमिनेंटली नहीं उठाती, तो मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि आज इस पे एफआईआर और अरेस्ट नहीं होते। इट इज बिकॉज ऑफ द अवेयर पब्लिक एंड द अवेयर ऑपोजिशन की ये और अवेयर मीडिया, आप लोगों की वजह से ये कार्य हो पाया और तब जाकर जो है इन्वेस्टिगेशन हुई है। तो यही हम कहना चाह रहे हैं कि भविष्य में भी पारदर्शिता बनी रहे और जो जीरो टॉलरेंस की ये बात करते हैं वो जमीन स्तर पे भी उतर कर आए, तभी जो है ये फायदा है। और अंत में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अभी जो एक डिजिटल रैली का आजकल जो इन्होंने एक मुद्दा चलाया हुआ है, इनके पास भाजपा की सरकार के पास हजारों लाखों करोड़ रुपए है हर गांव में, हर जगह में जो है टीएफटी स्क्रीन लगाने के लिए, एलईडी स्क्रीन लगाने के लिए, मगर जब वेंटिलेटर खरीदने की बात आती है, पीपीई किट्स खरीदने की बात आती है या और कोई मेडिकल इक्विपमेंट्स खरीदने की बात आती है, तब सरकार के हाथ खड़े हो जाते हैं। मगर जब इस तरीके की रैलियां करनी है, जब इस तरीके के आपको जो है मास कम्युनिकेशन करना है, क्या जरूरत है इस समय में कि आपको ये इस तरीके की डिजिटल रैलीज करनी है? आप हमेशा बाद में भी जो है अपने पार्टी का गुणगान कर सकते हैं, प्रधानमंत्री जी का गुणगान कर सकते हैं, और अगर सच में अच्छा कार्य प्रदेश के अंदर, देश के अंदर हो रहा है तो उसमें इस तरीके का गुणगान करने की आवश्यकता नहीं है। जनता खुद उस चीज को देख रही है। पहले तो ये कहते थे कि हमने देश में कोरोना के केसेस बहुत कम हैं, पहले हमने इटली को टेक ओवर किया, फिर वुहान को टेक ओवर किया, इंग्लैंड को टेक ओवर किया, आज भारत तीसरा या चौथा देश जो है विश्व के अंदर बन चुका है। तो ये परिस्थितियां, ये आंकड़े हमारे सामने हैं। हम इस पे कोई राजनीति नहीं करना चाहते। मैं फिर से उस बात को दोहरा रहा हूं कि हमको कोरोना में कोई राजनीति नहीं करनी है, मगर अगर वही इस तरीके की बातें करेंगे, वही इस तरीके की जो है चेस्ट थंपिंग करेंगे, लोगों के बीच में जाकर जो है इस बातों को कहेंगे और जो सही मुद्दा है उससे भिन्न होकर पार्टी लाइन पर जो है कार्य करना शुरू कर देंगे,
तो कहीं ना कहीं विपक्ष में रहते हुए हमको भी अपनी आवाज उठानी है, और जो लोगों के बीच में जो कमियां लोगों को जो देख रहे हैं उनको उठाना भी हमारा दायित्व है, और जिसे हम उठाते रहेंगे। ऐसा आप जानते हैं कि हम पिछले काफ़ी दिनों से प्रदेश के अंदर जो हालात सरकार के अंदर बने हुए हैं, और जो लीडिंग और इस समय रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके अंदर जो पिछले बहुत दिनों से घटनाक्रम चला हुआ है, उसके बारे में हमने काफ़ी बारी बात करी है। पहली बात तो हम जानते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का अपना मामला है, पार्टी के अंदर का मामला है, जिस पे हम कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। मगर क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज प्रदेश में सत्ता में है और सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, इसलिए जो अंतरकला आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर मची हुई है, मैं समझता हूं कि उसमें विपक्ष का एक जिम्मेवार सदस्य होने के नाते उस पर आवाज़ रखना हमारा दायित्व है। क्योंकि पिछले कल जिस तरीके से ज्वाला जी के माननीय विधायक, और वो केवल मैं उनको एक भाजपा के विधायक के रूप में नहीं देख रहा हूं, मगर विधानसभा में एक सदस्य के रूप में उनको देख रहा हूं, जिस तरीके से उन्होंने पिछले कल अपनी बात रखी, और जिस तरीके से उन्होंने, जो मैं समझता हूं कि विधायकों के साथ जिस तरीके से उनको ओवरलुक किया जा रहा है, इस मसले को हम तो समय समय पर उठा ही रहे थे कि जो हारे हुए लोग हैं, जिनको जनता ने नकारा हुआ है, उनको सरकार प्राथमिकता दे रही है, और जो चुने हुए लोग हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द एरिया, वेदर दे आर फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी और फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी, जिस तरीके से उनको नजरअंदाज सरकार द्वारा किया जा रहा है, उसके बारे में पिछले कल माननीय राकेश धवाला जी ने बड़े विस्तार पूर्वक इस मुद्दे को, रमेश धवाला जी ने बड़े विस्तार पूर्वक इस मुद्दे को जो है वो आप लोगों के समक्ष, प्रदेश के समक्ष रखा है। और निश्चित तौर से ये एक बहुत चिंता का विषय है। मैं क्यों ये बात कह रहा हूं, क्योंकि पिछले कुछ दिन पहले ही हमने इस बात को लोगों के बीच में रखा था कि कांगड़ा जिला, जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, जहां पे 15 विधायक जिस निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं, और जब जब कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, मेरे पिता पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उस समय उन्होंने हमेशा एक जो है सेतु का काम करते हुए कांगड़ा जिला को हर, चाहे प्रशासन में चाहे सरकार में, तवज्जो देने की कोशिश करी। और दिग्गज नेता वहां से बुटेल साहब, सत महाजन जी, और वहां से हमारे जीएस बाली जी और वरिष्ठ नेता उस इलाके से रहे। और निश्चित तौर से जिस तरीके से वर्तमान सरकार में जिला कांगड़ा को नजरअंदाज किया जा रहा है, ये एक बहुत चिंता का विषय है। और निश्चित तौर से एमएलएस का जो डिसएंचांटमेंट सरकार के साथ है, जिस तरीके से जो, जैसा मैंने कहा कि जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनको नजरअंदाज करके ऐसे लोगों को तवज्जो सरकार दे रही है जिनका लोगों के बीच में जनाधार नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और विपक्ष तो इस बात को, जैसा मैंने कहा, समय समय पर कहता ही आया है, मगर आज सत्ता पक्ष के विधायक इस बात को, मुख्यमंत्री जी के जो कल उनकी बैठक हुई उसमें ये बात खुलकर आई है, तो ये आज हमारी बात पे कहीं ना कहीं इस बात को मुहर लगाता है। और निश्चित तौर से सरकार को इस पे गहर मंथन करने की आवश्यकता है। मैं काफी बारी इस बात को कह चुका हूं कि हम एक सकारात्मक भूमिका के साथ काम कर रहे हैं। ये कोरोना का समय है और निश्चित तौर से हमने कांग्रेस पार्टी के रूप से पूरे तरीके से सरकार को समर्थन देने का प्रयास किया है, मगर उसके बावजूद जिस तरीके से चुने हुए नुमाइंदों को नजरअंदाज कर, चाहे वो कांग्रेस के हैं चाहे वो भाजपा के हैं, चुने हुए नेता जो लोगों की, नेताओं की गणेश परिक्रमा करते हैं, ऐसे लोगों के माध्यम से ये सरकार चल रही है, तो निश्चित तौर से इससे प्रदेश हित में कार्य नहीं हो रहा है। और दूसरी बात जो नेशनल हाईवे के है, ये बात चाहे लोकसभा के पीछे चुनाव हुए चाहे विधानसभा के पीछे चुनाव हुए, जो सबसे बड़ा मुद्दा जिस पे चाहे उस समय तत्कालीन जो मुख्यमंत्री के दावेदार प्रेम कुमार धूमल जी थे, चाहे वर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी,
उन्होंने जिस मुद्दे पे लोगों का हमेशा समर्थन मांगा वो 69 नेशनल हाईवेज हिमाचल प्रदेश के अंदर थे, जो वो कहते थे कि 65,000 करोड़ रुपए जिसके लिए हमको सरकार से केंद्र सरकार से स्वीकृत हुआ है। और उन्होंने कांग्रेस पार्टी पे कई बारी विधानसभा के अंदर भी और बाहर भी जो है आरोप लगाया कि आपकी वजह से इसकी डीपीआर बनकर तैयार नहीं हो पा रही है। हमारी जो पूर्व सरकार है, पूर्व सरकार के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी पे आरोप लगाया कि आपकी वजह से जो है आपने डीपीआर नहीं बनने दी, जिसकी वजह से ये नेशनल हाईवे हिमाचल प्रदेश के अंदर बनकर तैयार नहीं हुए। मगर पिछले 2-3 दिन पहले जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने जो बात कही और उन्होंने कहा कि हिमाचल में जो 69 नेशनल हाईवे है उनकी इन प्रिंसिपल अप्रूवल अभी तक प्रधानमंत्री कार्यालय से हिमाचल प्रदेश के लिए नहीं मिली है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर लगाता है। जिस मुद्दे पे उन्होंने पिछले 4-5 साल से प्रदेश की जनता का समर्थन प्राप्त किया, आज वो मुद्दा पूरी तरीके से जो है ध्वस्त हो चुका है। तो प्रदेश की जनता को ये बात पता होनी चाहिए कि ये इनकी कहने में और करने में बहुत फर्क है। और निश्चित तौर से आने वाले समय में जो ये अंतरकला भारतीय जनता पार्टी के अंदर मची हुई है, जैसा मैंने पहले कहा कि ये इनके पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसमें हम ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं। कौन इनका मुखिया होगा, कौन पीछे से इसके तार खींच रहा है, कौन जो है किसकी वजह से बिंदल जी का इस्तीफा दिया गया, किन कारणों की वजह से जो है वो इस्तीफा 2 घंटे के अंदर ही स्वीकार कर लिया गया, किन कारणों की वजह से कल की बैठक में विधायकों का गुबार फूटा, किन कारणों की वजह से जो उनके संगठन मंत्री है पवन राणा जी, उनके ऊपर इस तरीके के गंभीर आरोप लगे। ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। मगर क्योंकि इन लोगों की वजह से चुने हुए नुमाइंदों का सरकार द्वारा जो है नजरअंदाजगी हो रही है, हम उस मुद्दे के ऊपर सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि जिस तरीके से आपने पूर्व में चुने हुए नुमाइंदों के साथ जिस तरीके से ये भेदभाव ये सरकार कर रही है, ये आने वाले समय में हम इसके खिलाफ कड़ी जो है मुहिम प्रदेश के अंदर चलाएंगे। और निश्चित तौर से मैं एक विधायक होने के नाते ये बात कह सकता हूं कि जो विधायक निधि के माध्यम से जो कांग्रेस के जो विधायक हैं उनके विधानसभा क्षेत्रों में अधिकतर जो काम हो रहा है वो केवल और केवल जो विधायक निधि के माध्यम से ही हो रहा है। उसके अलावा कोई भी डेवलपमेंटल वर्क जो है सरकार की ओर से उन इलाकों में नहीं करवाया जा रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक और जहां मुख्यमंत्री बारी बारी ये बात मंच के माध्यम से कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, हम सब लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं, सब चाहे पक्ष है चाहे विपक्ष है, हम सब लोगों की आवाज को सुन रहे हैं। मगर जिस तरीके से आज इनके ही विधायक इस बात को कह रहे हैं, और जहां तक मंत्री बनाने की बात है उस बात पे भी मैं पहले इस बात को कह चुका हूं। कल धवाला जी ने भी वो बात कही कि हमने तो जो है कोई सूट नहीं बनाए, कोई बूट नहीं रखे हैं, मगर कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने जो है सूट बना के रखे हुए हैं, मगर उनके सूट जो है वो अलमारी में धूल खा रहे हैं। क्या कारण है कि जिला कांगड़ा के मंत्री जो लाइन में कतार में खड़े हुए हैं, आज तक उनकी इंडक्शन कैबिनेट में नहीं हो पाई है? इसके पीछे निश्चित तौर से जो अंतरकला जो भाजपा के अंदर मची हुई है वो है, मगर उसका नुकसान, सीधा नुकसान जो है वो प्रदेश की जनता को हो रहा है। इस चीज को हमें देखने की आवश्यकता है, इस चीज को हमें समझने की आवश्यकता है। और इस पूरे परिप्रेक्ष्य में जो भ्रष्टाचार प्रदेश के अंदर चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है, उस मुद्दे पे तो हमने काफी बारी हम जो है उस बात को रख चुके हैं। चाहे वो आपका पीपीए किट्स लेने की बात हो, चाहे वो आपके और जो चाहे वेंटिलेटर्स लेने की बात हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोविड फंड की बात हो, हर मुद्दे पे जो है सरकार विफल होती नजर आ रही है। पिछले कल होटल इंडस्ट्रीज ने तो सीधे रूप से लिखित रूप से सरकार को दे दिया है कि हम अपने होटल प्रदेश के अंदर, हम अपने रेस्टोरेंट प्रदेश के अंदर नहीं खोलने वाले, क्योंकि सरकार ने हालांकि उनको एसओपी दी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के नाते उनको लिख के दिया है कि आप शुरू करें, मगर क्योंकि सरकार द्वारा कोई भी समर्थन जो है प्रदेश की टूरिज्म इंडस्ट्री, जिसमें मैंने कई बारी ये बात करी, करीबन 1.5 से 2 लाख
लोगों को प्रदेश के अंदर जो रोजगार देती है उसको समर्थन देने में पूरी तरह से सरकार जो है वो विफल हुई है। तो ये आज हालात है। वैसे ही बागवान है वो हमारे रो रहे हैं। मैंने पिछले कल 2-3 दिन पहले भी ये मुद्दा रखा कि जो नेपाल से जो लेबर प्रदेश के अंदर आना है उसके ऊपर कोई कार्य हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं हो रहा। जो हमारे बिगड़ते हुए हालात भारत के नेपाल के साथ है, उस संदर्भ में क्या परिस्थिति आने वाले समय में इन लेबर की रहेगी, क्योंकि अभी तुड़ान जो है वो सेब का, प्लम का, आपका इसका चेरी का आने वाले समय में शुरू होने वाला है। और उस परिप्रेक्ष्य में सरकार ने कोई भी कार्य अभी तक नहीं किया है। पिछले कई दिनों से हमको प्राइवेट स्कूल जो प्रदेश के अंदर है उस पर भी शिक्षा मंत्री का बहुत से बयान आ रहे हैं, मगर जो आज स्थिति है, आज एग्जॉर्बिटेंट रेट्स जो है, इस परिस्थिति में भी प्राइवेट स्कूल द्वारा जो है पेरेंट्स से वसूला जा रहा है। ट्यूशन फीस के नाम पे जो धांधलियां हो रही है, जिस तरीके से एग्जॉर्बिटेंट फीसेस हमारे जो है गरीब लोगों से लिए जा रहे हैं, ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें कोई नियंत्रण सरकार द्वारा, खास रूप से शिक्षा मंत्री द्वारा नहीं हो पाया है। ये बहुत मैं समझता हूं कि दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमारा यही निवेदन सरकार से रहेगा कि अभी भी समय है। आप जिस तरीके से विधायकों की नज़रअंदाजगी हो रही है, जिस तरीके से आपकी पार्टी के अंदर जो अंतरकला है, उसका जो भुगतान प्रदेश की जनता को करना पड़ रहा है, इसका भारी खामियाजा हिमाचल प्रदेश की जनता को जो भुगतना पड़ रहा है, इसके बारे में आपको गंभीरता पूर्वक सोचने की आवश्यकता है। और एक जिम्मेदार ऑपोजिशन के नाते हम आपसे ये निवेदन कर रहे हैं कि आप इन मुद्दों को सुलझाएं, इन मुद्दों को ठीक करें, ताकि जो गवर्नेंस जिसके लिए आपको 5 साल के लिए सरकार ने सत्ता में लाया है, जिसका 2.5 साल तो वैसे ही बीत चुका है और अगला 2.5 साल आप कोरोना में बिता देंगे। ना कोई पीडब्ल्यूडी के टेंडर लग रहे हैं, ना कोई आईपीएच के टेंडर लग रहे हैं। जो काम पूर्व कांग्रेस पार्टी की सरकार द्वारा हुए हैं, आप केवल उन्हीं के फित्ते काटे जा रहे हैं। वर्तमान में एक भी उपलब्धि वर्तमान सरकार की लोगों के बीच में नहीं है। केवल और केवल वीरभद्र सिंह शासनकाल में जो काम किए गए, केवल उन्हीं के फीते काटने की जो है उपलब्धि वर्तमान सरकार की है। अगले 2.5 साल वैसे भी कोई काम नहीं होना है, सरकार के पास पैसा नहीं है। पिछले कल जो करीबन 900 करोड़ हिमाचल प्रदेश को मिला है, ये भी जो 15वें वित्त आयोग के माध्यम से मिला है। मैंने विधानसभा के सभापटल में भी ये बात करी थी कि दिस इज बिकॉज ऑफ द हाई परफॉर्मेंस ऑफ द सक्सेसिव कांग्रेस गवर्नमेंट्स इन हिमाचल प्रदेश। ये पैसा कोई सौगात में हिमाचल प्रदेश को नहीं मिला है। ये जो 900 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को 15वें वित्त आयोग से मिला है, ये इसलिए मिला है क्योंकि हमारे इकोलॉजिकल पैरामीटर्स, हमारे इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स, हमारे एजुकेशनल पैरामीटर्स, हमारे हेल्थ के पैरामीटर्स प्रदेश की और राज्यों की तुलना में बहुत अच्छे हैं। जैसे हमको करीबन 900 करोड़ रुपए मिला, केरला का हमसे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस है, इसलिए उनको 1200 करोड़ रुपए मिला। पंजाब का हमसे कम है, उनको 600 करोड़ रुपए मिला। तो ये जो है परफॉर्मेंस के बेसिस पे है, और ये परफॉर्मेंस पिछले 2.5 साल की नहीं है। ये लगातार जो कांग्रेस पार्टी के शासन या पीछे भाजपा के शासन भी रहे हैं, उसकी वजह से ये हिमाचल प्रदेश को ये पैसा मिल पाया है। तो ये कहना कि ये मोदी जी की सौगात हिमाचल प्रदेश के लिए है, ये कतई जो है बेबुनियाद स्टेटमेंट है और जमीन स्तर से जो है बिल्कुल भिन्न स्टेटमेंट है। और अंत में जैसा मैंने कहा, ये नेशनल हाईवे का मुद्दा, मैं बारी बारी इस मुद्दे को क्यों रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि ऐसा कोई भी मंच नहीं था जहां पे भाजपा के नेताओं ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मंत्रियों ने, इनके सांसदों ने, जहां पे इन्होंने इस नेशनल हाईवे के लिए मोदी जी का गुणगान नहीं किया, केंद्र सरकार का गुणगान नहीं किया कि हमको 65,000 करोड़ रुपए मिल गया, हम 69 नेशनल हाईवे हिमाचल प्रदेश के अंदर बन रहे हैं। आज उसका दूध का दूध और पानी का पानी आप लोगों के सामने है। आज जिस तरीके से खुद जो है केंद्रीय सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने ये बात खुद अपने वचन से, अपने मुख से ये बात कही है कि अभी तक उसकी इन प्रिंसिपल अप्रूवल जो है वो प्रधानमंत्री कार्यालय से हिमाचल को नहीं मिली है। और उनका जो पूरा झूठ उन्होंने रचा हुआ था हिमाचल प्रदेश के अंदर, वो धरातल पर जो है धराशाही हो गया, और ये आज प्रदेश की जनता के सामने है।